Hello friends, welcome to Step Towards Chemistry classes. Today we start our first topic, mole concept. मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान देते हैं कि पहले उसकी बेसिक्स जान लें। बेसिक, बिना बेसिक मतलब बिना आधारशिला बनाए कहाँ कोई इमारत खड़ी हो सकती है। तो उस पर आते हैं बेसिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अब ये जो बेसिक है वो तो आप लोग 10th में तो सीख ही चुके होंगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है। इसमें देखिए होता क्या है, हम जानते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? जेड से। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो आप लोग देख ही लिए होंगे, जहाँ तक हमें लगता है 9th में ही है ये किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और दूसरा हम एटॉमिक नंबर की बात कर लिए हैं, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास और इसे एक चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं? मास नंबर। चाहे एटॉमिक मास बोले चाहे मास नंबर बोले। इसमें ध्यान देते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के मास को मिला करके क्या बनता है? हमारा एटॉमिक मास बनता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज़्यादा छोटा होता है कि इसको हम नेगलेक्ट मानते हैं। नेगलेक्ट, एक बात ध्यान दीजिए, कई चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट का मतलब ही होता है कि जब वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम हटा देते हैं, यहाँ से नेगलेक्ट कर दिए। बचा क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका क्या? मास। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा? ए इक्वल टू, मतलब एटॉमिक मास ओ आर, मास नंबर इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मिला करके क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है। अब चलिए आगे चलते हैं। हम तो ये बात कर लिए कि एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से मिलकर के बनता है। तो हम ये भी देख लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता कितना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मास ऑफ न्यूट्रॉन वो भी प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। इसका भी होता है कितना मास? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तीसरा क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये किसका मास होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब देखिए, यहाँ पर देखने पे भी लग रहा है कि ये -24, मतलब माइनस में, जब कोई भी क्वांटिटी माइनस में जाती है तो जैसे समझ लीजिए कि कोई भी क्वांटिटी अगर माइनस में जा रही है तो कोई एक, मान लीजिए डस्टर है, माइनस में जाने का मतलब इसको काटते जाओ। ये कितने बार काटा गया? -24, वो भी 10⁻⁻24 बार। अगर इसको काटोगे तो मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। और ये तो 28 टाइम काट दिया गया, मतलब ये और भी छोटी क्वांटिटी हो जाती है। तो हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं इसीलिए इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये देखें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 1/1837 मास ऑफ
प्रोटॉन के बराबर। ये चीज़ देख लीजिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के मास के 1837 भाग अगर काट दिया जाए मास ऑफ प्रोटॉन को, तो क्या फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है, एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि हम इसी को सिर्फ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई एटम फॉर्म होता है वो किस चीज़ से फॉर्म होता है? एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स कक्ष जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या रोटेट करते हैं, क्या सर्कुलेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं। मतलब कोई भी एटम जो होता है, कोई भी एटम, वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक क्या? न्यूक्लियस, दूसरा क्या? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में ही क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो मतलब एटॉमिक मास, ये पूरा एटम है, इसका मास कितना होगा? जितना इसका मास होगा, जितना इसका मास होगा, मतलब जितना प्रोटॉन का मास होगा, जितना न्यूट्रॉन का मास होगा और इलेक्ट्रॉन का मास जितना होगा। अगर इन तीनों के मास को हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? एटॉमिक मास मिल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, जिसके वजह से इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। बचा हमारे पास क्या? सिर्फ प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। इसीलिए हम क्या बोले कि एटॉमिक मास A इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये अब आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरी बात देखिए, ये जो है प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये किसके बराबर होता है? 1 AMU के बराबर होता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम 1 AMU के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिए, अभी आगे काम देगा। अब चलिए आगे देखते हैं। हम कार्बन ले लें। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। अब इसमें हम ध्यान दें, 6 ही प्रोटॉन होते हैं प्लस 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर हम बात करें कार्बन के मास की, मास ऑफ कार्बन, तो हम क्या ध्यान देंगे? 6 प्रोटॉन का मास, 6 प्रोटॉन का क्या? मास प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास। इनका मास मिलाकर के जो आएगा वो हमारा क्या होगा? मास ऑफ कार्बन होगा। कार्बन का मास होगा। मास को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। अब देखिए आगे, 6 प्रोटॉन का मास मतलब 6 गुणे प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 6 न्यूट्रॉन का मास, इसका भी सेम ही है, इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो मतलब ये जो यूनिट है ये जुड़ जाएंगी। 6 6 12 हो गया। 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और हम इतने को बताए हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को हम क्या बोलते हैं? 1 AMU बोलते हैं। इतने को हम क्या बोलते हैं? 1 AMU बोलते हैं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि एक एटम की यूनिट जो होती है उसका मास कितना होता है, वही होता है आपका AMU। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12 AMU। तो मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम मतलब कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12 AMU होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप 1 AMU निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अगर आपको यहाँ से 1 AMU निकालना है तो कितना हो जाएगा? इस 12 को आप इस साइड लेकर चले आइए। जब आप इस साइड 12 को लेकर आएंगे तो हो जाएगा मास ऑफ कार्बन अपान 12। 1 AMU इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान
12 मास ऑफ कार्बन। समझ गए होंगे 1 AMU, ये आपका NCERT में दिया हुआ है कि 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, तो 1/12 मास ऑफ कार्बन। ये आप निकाले कैसे, मास ऑफ कार्बन जो होता है, मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 AMU होता है, तो 1 AMU निकालने के लिए 12 को आप इधर लेकर चले आइए, मास ऑफ कार्बन को अगर आप 12 से काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 AMU आ जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा और देखिए, मास ऑफ नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, तो 7 प्रोटॉन हो जाएगा, 7 ही न्यूट्रॉन हो जाएगा। देखिए मास ऑफ नाइट्रोजन, मास में हम इलेक्ट्रॉन बताए हैं कि एक एटम का पूरा मास जो होता है वो किसको किसको मिलाकर होता है, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को, तीनों को मिलाकर होता है, क्योंकि एक एटम में यही तीन चीज़ें पाई ही जाती हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का होने के कारण, मतलब लाइट वेट होने की वजह से हम उसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। अब आइए आगे, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन हो गया। अब चाहे आप ये देख लीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब एटॉमिक मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है अगर वो सेम है तो हम इसको चाहे प्रोटॉन लिख लें, चाहे आप इसको 7, चलिए पूरा कर दे रहे हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्लस 7 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। फिर वही बात है, आप 7 को इसको इतने को आप कॉमा ले लीजिए। जब आप इतने को कॉमा ले लेंगे तो 7 + 7 बाहर आपको कितना आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 7 7 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना अभी हम बता कर आए हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 14 AMU। समझ में आ गया कितना, मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 14 AMU हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, ठीक इसी तरह मास ऑफ ऑक्सीजन हम देख लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। बताए हैं दोनों का मास बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 प्रोटॉन प्लस 8 प्रोटॉन। क्यों लिखे पता है, क्योंकि दोनों का मास बराबर होता है। जब दोनों का मास बराबर होता है तो हम n को p से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्रोटॉन। और ये जो है प्रोटॉन का मास कितना होता है 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 16 ये किसके बराबर होता है, 1 AMU के। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 AMU हो जाएगा। अब आ जाइए आप फ्लोरीन में, मास ऑफ फ्लोरीन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो जाती है कि इसका जो मास होता है, हाँ इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं 9 होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आपके होते हैं 9.99 न्यूट्रॉन। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ पर आपको दिया जाएगा वहाँ पर ये वैल्यू दे दी जाती है, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक हम शॉर्ट ट्रिक बता देंगे आप लोगों को याद करने के लिए जो कि ज़्यादातर वैलिड होती है। ये कितना हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 18.99 गुणे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये समझ में आया कैसे किए हैं ना, इसको जोड़ दिए हैं, क्योंकि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मास क्या होता है सेम होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18.99, इसको आप सीधा 19 लिख सकते हैं, इंटू ये कितना होता है आपके 1 AMU के बराबर। तो मास ऑफ फ्लोरीन कितना हो जाएगा 19 AMU। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक,
ट्रिक्स। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मास ऑफ एटम, अगर आपके पास कोई एटम है उसका आपको मास निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, आपका जो एटॉमिक नंबर होता है अगर इवन नंबर में है, इवन नंबर में क्या, जेड, अगर जेड जो आपका है अगर वो इवन नंबर में, इवन का मतलब समझ रहे हैं ना, जो 2 से कट सके वो सब के सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अगर वो इवन नंबर में है तो आप जेड को 2 से गुणा कर दीजिए, जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा क्या, आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। देखिए जैसे हम बोले थे क्या, 6, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है कार्बन का, लेकिन एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 6 जो है क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर को 2 गुणे 6 बराबर 12। ऑक्सीजन लिए थे, ऑक्सीजन हम लिए थे, इसका कितना होता है एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 16। बस आप नाइट्रोजन में ये लागू नहीं कर सकते हैं, नाइट्रोजन जो है इसमें भी ये सेम रूल लागू हो जाएगा कि 2 गुणे 7 बराबर 7 दूनी 14। लास्ट में आप सबके AMU लगाते जाएं, AMU लगाते जाएं। ये आपका सब क्या है, सबका सब ये क्या है, एटॉमिक मास है। ये हम किस में बताएं, इवन नंबर में। अगर आपका जो एटॉमिक नंबर है वो इवन नंबर में है तो जो आपका एटॉमिक मास होता है उसको आप सिर्फ क्या करिए, उसके एटॉमिक नंबर में 2 से गुणा कर दीजिए। लेकिन ये देखिए हम यहाँ पर क्या बोले हैं, नाइट्रोजन जो है थोड़ा सा एक्सेप्शनल, इसमें मान लीजिए कोई रूल नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक ज़्यादातर यही वैलिड होती है, वैलिडिटी के रूप में बता रहा हूँ, कोई रूल नहीं है, रूल नहीं समझिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ पर देखिए हम इसको एक एक्सेप्शन मान सकते हैं कि मान लीजिए वहाँ पर ये एक एक्सेप्शन आ गया, नहीं तो ज़्यादातर जगहों पर अगर आपका एटॉमिक नंबर किस में है, ऑड नंबर में है, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में 2 से गुणा करके प्लस 1 कर देंगे, मतलब कि एटॉमिक नंबर का 2 गुना, एटॉमिक नंबर का 2 गुना, और उसमें हम 1 और जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। किसका, अगर आपका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड हो। देखिए जैसे सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, 2 गुना 11 दूनी 2 गुणे 11 कर दो, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। और हम बोले क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड नंबर में एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर हम 1 जोड़ देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, अप्रॉक्स 23 होता है। उसी तरह से आप क्लोरीन ले लीजिए, कितना होता है, 17 होता है, 17 दूनी 2 गुणे 17 ही कर लीजिए, 17 दूनी 34, और इसमें आप 1 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 35। AMU, AMU समझ गए होंगे ये तो। पहले हम बता दिए कि ये निकाला कैसे जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, तब तो आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। शॉर्ट ट्रिक में नाइट्रोजन यही एक है जो कि ऑड नंबर में है, लेकिन उसके दुगने के ही बराबर उसका एटॉमिक मास होता है। लेकिन अदर जितने भी ऑड नंबर में आपके आएंगे उसमें आप क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर में 2 का गुणा करने के बाद उसमें आप 1 जोड़ देंगे, जो आएगा वो आपका हो जाएगा एटॉमिक मास। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। बहुत गर्मी है यार, फैन ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि समझ ही रहे हैं खड़खड़ाहट की आवाज़ आएगी। मोल कॉन्सेप्ट, ये हमारी मेन यूनिट थी जिसके लिए अभी तक हम लोग जो भी आधारशिला तैयार करनी थी, जो भी नींव डालनी थी, जो भी बेसिक तैयार करनी थी वो हम कर चुके हैं। देखिए अब मोल कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पर किसके बारे में जानते हैं, मोल के बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो मोल होता है वो एक नंबर है,
मोल एक नंबर है जिसके थ्रू हम क्या पता करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की मात्रा को हम पता करते हैं। और मोल क्या है, एक पहला ही चीज़ लिख लीजिए कि मोल क्या है, नंबर है। नंबर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे दर्जन, दर्जन आप जाते हैं बोलते हैं 1 दर्जन केला दे दीजिए, तो आपको कितना केला पकड़ाता है, 12 केला। 1 दर्जन सेब दे दीजिए, कितना सेब पकड़ाता है, 12 सेब, मतलब दर्जन कितना होता है, 12 होता है। उसी तरह से मोल जो है वो भी एक नंबर है, लेकिन इसमें जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ये आप पार्टिकल को उसी सब तरह से समझ लीजिए कि अगर आप जा कर के किसी दुकानदार से बोल दे कि हमें 1 मोल कोई सामान चाहिए, तो आपको कितना सामान दे देगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब देखिए, अब आप गए बोल दिए कि हमें 1 दर्जन सेब दे दीजिए, तब तो 12 सेब आपको पकड़ा देगा। लेकिन आप किसी दुकानदार से जाकर कह दीजिए कि हमें 1 मोल सेब दे दीजिए, अब वो गिनते गिनते परेशान हो जाएगा। 1 मोल सेब बहुत ज़्यादा होता है, कितना देखिए, 6.022 इंटू 10⁻23, गिनने में पता नहीं कितना दिन उसको लग जाएगा 1 मोल सेब देने में। मतलब जो मोल बना है वो कुछ ऐसे चीज़ों के लिए बना होगा जो कि बहुत छोटी छोटी होती होंगी, छोटी छोटी। मतलब कि यहाँ पर हम ध्यान दे देंगे तीसरी पॉइंट कि जो मोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ लागू होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। देखिए इसके बारे में समझ लीजिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का क्या मतलब होता है। जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं उसका मतलब होता है बड़ा, जिसको हम नेकेड आइज मतलब कि अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं, वो आपका मैक्रोस्कोपिक में होता है। और माइक्रोस्कोपिक में वो चीज़ें आती हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये तो समझ गए होंगे। और माइक्रोस्कोपिक में ज़रूरी नहीं है आप माइक्रोस्कोप से ही देख सके, वो बहुत छोटी पार्टिकल्स को भी आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोल सकते हैं। अब देखिए थर्ड चीज़, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे एटम, मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन, और आपका क्या होगा इसमें, आयंस। ये सब के सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। मतलब कि अगर आपको 1 मोल एटम कोई दे दिया, 1 मोल एटम दे दिया, मान लीजिए 1 मोल आपको कार्बन दे दिया, 1 मोल कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। उसी तरह से 1 मोल कोई मालिक्यूल दे दिया, 1 मोल आपको कोई नमक दे दिया, तो अब उस नमक में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने नमक के छोटे छोटे कण होंगे, वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कितने नमक, इतने नमक होंगे, नमक के कण छोटे छोटे। अब देखिए चौथी चीज़ आइए, मोल का जो सबसे बड़ा और फोर्थ बात है, उसमें आप बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट पे आप ध्यान दीजिए, मोल की यूनिट में आप इस ई को हटा देते हैं, मोल के यूनिट में आप ई को हटा देते हैं, नॉर्मल MOL लिखते हैं, MOL। यूनिट की जब बात आती है तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, MOL लिखते हैं। अब देखिए पांचवी बात, जो ये संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम क्या बोलते हैं, आवोगैड्रोज नंबर। बहुत ज़्यादा सुनने को मिला होगा आवोगैड्रोज नंबर, या फिर इसी को OR आवोगैड्रोज कांस्टेंट भी हम बोल देते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग मोल की पूरी कहानी। अब चलिए आगे देखते हैं। आपको कोई पूछ लिया कि मास ऑफ 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन का मास अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप पहले बताइए 1 मोल का क्या मतलब हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। दूसरा बात क्या पूछा गया, मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन अभी हम लोग पीछे निकाल कर आए हैं, कितना होता है, 12 AMU।
कितना हो जाएगा नीचे 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर इंटू रहेगा, इंटू 12 इंटू AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। AMU की यूनिट, AMU अभी हम लोग पीछे बताते हुए आए हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है उसी को हम एक AMU बोलते हैं, और एक AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब देखिए जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 के अप्रॉक्स आएगा, और 24 में से अगर 23 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, 10⁻−1, और ये कितना बच जाएगा 12। ये आपकी वैल्यू कट जाएगी, ये क्या है ग्राम है। अब देखिए बचा कितना 12 ग्राम। एक चीज़ आप लोग देखने को पाए, जब हम लोग एटॉमिक मास निकाले वो कितना था, कंपेयर कर लीजिए। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये कितना था 12 AMU था, और जब हम 1 मोल कार्बन का मास निकाले वो कितना आया 12 ग्राम आया। मतलब कि अगर आप एटॉमिक मास यूनिट के, जो आपका एटॉमिक मास यूनिट है, इसको आप ग्राम से रिप्लेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 मोल कार्बन का मास आ जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी 1 मोल सब्सटेंस कोई भी ले लीजिए, वो चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, या फिर फ्लोरीन हो, तो उसमें जो उसका एटॉमिक मास यूनिट आती है, उसी एटॉमिक मास यूनिट को आप ग्राम से रिप्लेस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा एटॉमिक मास ही बन जाएगा आपका क्या 1 मोल कार्बन या फिर 1 मोल सब्सटेंस का मास बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम निकाले क्या है 1 मोल कार्बन का मास निकाले हैं, 1 मोल कार्बन का मास निकाले हैं। इसी को आप क्या बोल देते हैं मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास का मतलब क्या होता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस क्या होता है मोलर मास होता है। देखिए मोलर मास इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मोलर मास होता है, और मोलर मास की जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। मतलब कि 1 मोल का ग्राम में जो वैल्यू आ जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें, डिफिनीसन पे आते हैं। अब यहाँ से हमारी मिलती है जो कि NCERT में आपकी डिफिनीसन दी गई है वो मिलती है। बेकाम की चीज़ें मिटा दे रहे हैं। देखिए 12 ग्राम अगर कार्बन है, 12 ग्राम अगर कार्बन है तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए 1 मोल कार्बन कितने ग्राम आया 12 ग्राम आया, तो 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम 12 ग्राम कार्बन ले रहे हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा, उसमें कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे वो 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। हम यही बताना चाह रहे हैं कि 12 ग्राम अगर आपको कार्बन कोई दे दिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा 1 मोल के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 मोल का क्या मतलब हो जाएगा 12 ग्राम जो कार्बन है, 12 ग्राम जो कार्बन एटम है उसमें कितने कार्बन होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने उसमें कार्बन एटम्स होंगे। जहाँ से हमारी क्या निकल कर आई डेफिनेशन, जो कि मोल कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन पे आते हैं, वो क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which consist number of particle equal to the number of particle
प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यही आपकी NCERT में डेफिनीशन दी गई है मोल की। क्या दी गई है? एटॉमिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंसिस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। इतना समझ में आ ही गया होगा। देखिए ये कैसे हुआ। यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन किसके बराबर हो जाता है? आपका सीधा सीधा 1 मोल के बराबर हो जाता है। तो 1 मोल अगर आपको बताना हो कितना होता है, तो आप किसी भी अमाउंट को ले लीजिए, कोई सब्सटेंस ले लीजिए, उसकी उतनी अमाउंट जो कि 12 ग्राम कार्बन के बराबर हो जाए, वो क्या हो जाता है? आपका 1 मोल हो जाता है। क्योंकि उसमें अब कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन एक ले लीजिए छोटा सा। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ कार्बन। इसमें हमें 36 मतलब 36 ग्राम कार्बन अगर आपको दे दिया गया है, तो उसमें देखिए कि कितने मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। उसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे आप। 1 मोल अगर है तो उसमें कितने होते हैं आपके पार्टिकल्स? 1 मोल अगर है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखे रहिए। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 36 ग्राम कार्बन दिया गया है। पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है। तो पहले देख लीजिए, मास ऑफ 1 मोल कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम। यही था ना, पीछे हम लोग निकाल कर आए हैं। दिया कितना गया है? 36 ग्राम। तो 36 ग्राम कार्बन दिया गया है। इसमें आपको पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे? 36 को आप क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 ग्राम, ये मास ऑफ 1 मोल कार्बन, इसी को हम क्या बोले? मोलर मास बोले हैं। इसको आप ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। अब देखिए 12 ग्राम पर मोल, ये आपका कट के कितना आ जाएगा? 3 मोल। कैसे आया समझ में आया? देखिए हम क्या बताएं कि अगर 12 ग्राम कार्बन अगर है तो उसमें उसको हम कितना बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। और 36 ग्राम कार्बन दिया गया है, तो 36 को अगर हम 12 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 मोल हो जाएंगे। अगर 1 मोल, धीरे धीरे ये समझ लीजिए कि 12 ग्राम कार्बन अगर है वो 1 मोल है, तो 36 ग्राम कार्बन अगर है कितना मोल होगा? तो 12 बार 24 बात आई 36, 3 मोल होगा सीधा सीधा। तो देखिए यहाँ से हमें मिला क्या कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे? गिवन मास, ये देखिए आपका क्या था? गिवन मास था। गिवन मास को आप किससे कट कर देंगे? मोलर मास से। और एक बात ध्यान दीजिए, इसी मोलर मास को हम एक चीज़ और बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OR, ग्राम एटॉमिक मास। ये क्यों बोलते हैं? हम लोग एटॉमिक मास को, AMU को हम किससे रिप्लेस किए हैं? ग्राम से रिप्लेस किए हैं। मतलब एक जो एटम है उसका जो मास है, अगर उसको हम ग्राम में ले रहे हैं तो आपका क्या आ जा रहा है? मोलर मास आ जा रहा है। तो मोलर मास को ही हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये फार्मूला आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स को आप स्मॉल n से डिनोट करते हैं और गिवन मास को आप स्मॉल w से डिनोट करते हैं और मोलर मास को आप स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मतलब n = W/m। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये हो गया फार्मूला।
चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। क्वेश्चन नेक्स्ट लो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब बताइए, सीधा सीधा निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल्स को। आप एन से नोट करते हैं, एन आपसे पूछा गया है, डब्ल्यू आपका दिया है, गिवन मास आपका दिया है, मतलब कितना दिया है 64 ग्राम दिया है आपको, गिवन मास दिया है। अब आप आ जाइए फार्मूला आपका क्या होता है, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपान यम होता है। मतलब आपको यम अगर मिल जाए तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। यम मतलब क्या है, मोलर मास। मोलर मास हम कैसे निकालने के लिए बोले हैं, इसका जो मोलर मास होगा वो क्या करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, सीधा एटॉमिक नंबर का डबल कर देंगे। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8 है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। समझ गए ना, 16 ग्राम पर मोल। अब आ जाइए, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64/16, 16 चौक 64। ये ग्राम में था, ये भी आपका ग्राम पर मोल में था, ग्राम से ग्राम कैंसिल, आपका आ जाएगा कितना, 4 मोल। ये अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि कैसे निकल रहा है। अब देखिए, ये अभी तक हम लोग एक एटम की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं मालिक्यूल की। एटम से उठ करके हम मालिक्यूल में बात करते हैं। तो एटम और मालिक्यूल में बस इतना ही अंतर हो जाता है, जो ये आपका डब्लू अभी तक क्या था, आपका डब्लू तो गिवन मास था, और ये क्या था, मोलर मास था। मोलर मास अभी तक ये किसका था, एटम का था। अब हम देखेंगे किसका, मालिक्यूल का मास। मोलर मास अभी तक हम लोग किसका निकाल रहे थे, एटम का निकाल रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास किसका निकालेंगे, मॉलिक्यूल का निकालेंगे। मोलर मास किसका निकालेंगे, मॉलिक्यूल का निकालेंगे। जब हम मोलर मास मॉलिक्यूल का निकालते हैं तो उसी को हम मोलर मास ना बोलकर सीधा सीधा क्या बोलने लगते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि मोलर मास जो होता है, अगर जब हम उसका एटम का निकालते हैं तो उसे मोलर मास बोलते हैं या फिर ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, और मोलर मास ही जब हम लोग मॉलिक्यूल का निकालते हैं तो उसको हम मोलर मास ना बोल करके क्या बोलने लगते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलने लगते हैं। सीधा सीधा एक बात ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ फार्मूला यही याद रखना है, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम। एम के जगह पे अगर आपका एटम दिया गया तो आप एटॉमिक मास रख दीजिए, और मॉलिक्यूल दिया गया तो आप मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास पे, कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम क्वेश्चन, ऑक्सीजन वाला ही क्वेश्चन। चलिए कार्बन वाले से स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन आपका क्या है, गैस है, O2। O2 आपका क्या है, ये मॉलिक्यूल है। आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास। कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास को आप ऐड कर दो। कितने एटम यहाँ पर, 2 एटम है। एक एटम का कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। समझ गए। मॉलिक्यूलर मास कुछ निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो एटॉमिक मास है उसको जोड़ देना है, आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसे देखिए O2 का ये हो गया, H2O, ये भी आप कहेंगे ये भी आपका एक मॉलिक्यूल है। इसका भी अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो क्या करेंगे आप, मॉलिक्यूलर मास निकालते समय आप क्या करेंगे, जो इसका एटॉमिक मास होता है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करते समय हम ध्यान देंगे, H के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो 2 H का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन आपका है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18। 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर
मोल। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोलर मास हम एक एटम का निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास हम एक पूरे मॉलिक्यूल का निकालते हैं। चलिए अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, सेम क्वेश्चन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए क्या होगा, N इक्वल टू W अपान यम। जब हम पहले लिए थे जहाँ पर O2 ना लेकर के सिर्फ O लिए थे, वहाँ पर AM क्या था, एटॉमिक मास था, लेकिन यहाँ पर A वाला M क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मास हो जाएगा। आपको N बताना है, W आपका दिया गया है कितना, 32। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास को सीधा सीधा जोड़ देंगे। कितना, एक एटम का 16, दो एटम का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। N इक्वल टू 32 अपान 32। ये आपका वैल्यू किस में दिया गया है, ग्राम में दिया गया, ग्राम ऊपर ले लो। मॉलिक्यूलर मास आपका किस में होता है, ग्राम पर मोल में होता है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 32 से 32 कैंसिल, आ जाएगा आपका 1 मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक फार्मूले में देख रहे थे जहाँ पर आपका क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और दिया क्या गया है, मास जो दिया गया है, गिवन मास, वो डायरेक्ट ग्राम में दे दिया गया है। मान लीजिए अगर आपको गिवन मास ना दे करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए गए, क्या दे दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए गए। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा यहाँ पर लिख लेना है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपान अवोगाड्रोज कांस्टेंट। ये तो समझ ही गए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया गया। अरे यार धीरे से समझ लीजिए ना, इस फार्मूले को हम कैसे निकालेंगे। आपको ढेर सारे पार्टिकल्स दे दिए गए हैं, जैसे केला दे दिया गया है, आपको 36 केला दे दिया गया है। अब पूछ लिया गया कि 36 केला मतलब कितने दर्जन, 36 केला मतलब कितने दर्जन, तो गिवन केला कितने हैं, 36 हैं। और आपका एक केला जो होता है उसमें, एक दर्जन केला जो होता है उसमें कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो आप 36 को 12 से काट दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, दर्जन हो जाएगा। 12 12 12 दिन 24, 12 36, 36 3 बार में कट गया, तो 3 आपके क्या हो जाएंगे, दर्जन हो जाएंगे। वही आपको निकालना, और कुछ इसमें करना तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। अब जैसे इसमें देख लीजिए आप, क्वेश्चन एक ले लीजिए। क्वेश्चन है 12.044 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम क्या है, गिवन है। पूछा क्या है आपसे, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अभी हम क्या बोले हैं आपको, देखिए यहाँ पर गिवन पार्टिकल 12.044 इंटू 10⁻23 बटे अवोगाड्रोज कांस्टेंट कितना होता है आपका, 6.022 इंटू 10⁻23 कट गया। एन इक्वल टू कितना आ गया, 2 मोल हो गया। समझ ही गए होंगे, बहुत आसान सी बातें हैं सब। अब थर्ड आ जाइए।
अब हम तीसरा देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। नंबर ऑफ मोल्स आपका पूछा है, अगर क्या दिया गया है, गैस का वॉल्यूम दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए सीधे सीधे, वॉल्यूम इन एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक मोल का कितना वॉल्यूम है। वो जब नापा गया तो वो आपका आया था किसके बराबर, 22.4 लीटर के बराबर। किसके बराबर आया था वो आपका, 22.4 लीटर के बराबर आपका आया था। ये आपका फार्मूला ये भी बन गया एक। देखिए, अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया, क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है उसको ऊपर लिख देंगे और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम को आप नीचे लिख देंगे। ठीक उसी तरह जो जैसे हम लोग पिछला देखे थे कि अगर पार्टिकल दिया गया है तो जो गिवन पार्टिकल उसको ऊपर लिख देंगे और जो एवोगाड्रो कांस्टेंट है, मतलब एक मोल का जो पार्टिकल्स है उसको आप नीचे लिख देंगे। बस वही सेम है, ज़्यादा कुछ इसमें अंतर है नहीं। अब देखिए, हम इसमें मान लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 गैस एट NTP। पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें, 11.2 लीटर क्या है, SO2 है। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें, 11.2 लीटर SO2 में, किस पे, NTP पे। आपको नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे बताना है कि 11.2 लीटर में कितने SO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स में देखिए क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम इन NTP कितना दिया गया है, 11.2 लीटर। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना दिया गया है, 22.4 लीटर। ये आपका कितना आ जाएगा कट के, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 1/2, 0.5 मोल। कितना मोल आ गया, 0.5 मोल आ गया। अब हम जानते हैं कि एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। पार्टिकल को हम किस में लिए हैं, पार्टिकल की जगह पे हम क्या लिख देंगे, SO2 लिख देंगे। एक मोल अगर SO2 होता तो उसमें कितने SO2 मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। है कितना, आधा मोल। कितना है, 0.5 मोल है, मतलब आधा मोल है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, चाहे आप क्या कर लीजिए कि इसको 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से गुणा कर लीजिए आप, या फिर इसी को क्या करिए, 2 से काट दीजिए, दोनों बराबर ही होगा। कितना आ जाएगा, 6 जो कटेगा ये देखिए 3 हो जाएगा, 0.022 इंटू 10⁻011 इंटू 10⁻23। समझ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है, किस में निकालना है, 11.2 लीटर SO2 है, NTP पे है। तो आप यहाँ पर यह डेसिमल में रहेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल निकालना है। मॉलिक्यूल किस में निकालना है, इतने लीटर में निकालना है। तो मतलब पहले आप नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक मोल में कितना होता है, काटने के बाद जो आया है तो उसे वो कितना मोल आया है उसमें कितना हो जाएगा, एक मोल में इतना होता है। और ये सॉल्व करने के बाद आपका नंबर ऑफ मोल 0.5 मोल आया है। तो आधा मोल मतलब एक मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 है, तो आधे मोल में इसका आधा हो जाएगा। तो 3.011 गुणे 10⁻23 SO2 मॉलिक्यूल।
ये चीज़ें आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी। अब चलिए हम ये सारा फार्मूला लिख दे रहे हैं एक जगह लास्ट में। देख लीजिए फार्मूला। पहला 1 मोल इसके किसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के। ये समझ में आ गया। दूसरा चीज़ हम इसमें क्या निकालें, मोलर मास निकालें। मोलर मास हम किसको कहते हैं, 1 मोल एटम के मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। फिर दूसरा चीज़ हम क्या देखें, मॉलिक्यूलर मास देखें। मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, जो आपके एटम्स होते हैं उसके मास को अगर आप जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। इसकी भी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। क्योंकि मोलर मास ये क्या किसका है, एक एटम का है। मॉलिक्यूलर मास किसका है, एक मॉलिक्यूल का है। दोनों ही क्या है, एक तरह से मोलर मास ही है। तो उसकी यूनिट सेम हो जाएगी, ग्राम पर मोल हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ देखिए, हम निकालने क्या चले, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि स्मॉल एन हम किस में निकालें, इफ़ ग्राम, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, इफ़ मास गिवन, अगर मास दिया गया मतलब अगर W दिया गया है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, W/m हो जाएगा। दूसरा देखिए, इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बटे आवोगाड्रोज नंबर। ये कितना होता है आपको पता है, ये 1 मोल के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इस बात को तो हमेशा याद रखिए। अब देखिए, और तीसरा हम जो बताए हैं उसमें क्या बताए हैं कि अगर आपका क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, मतलब गैस का वॉल्यूम दिया गया है। इफ़ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, तब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP बटे अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। इसमें जो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के। ये आपका पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट हम एक चार्ट पे बनाकर दे दिए हैं। आपको जितना भी इसमें से ज़रूरत है, मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके यहीं से आएंगे, यहीं से आपके 12th में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहीं से आपके नीट और JEE में भी पूछे जाएंगे। हमारा लेक्चर यहीं होता है ख़त्म। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। शेयर इसलिए करिए ताकि ये लेक्चर आपके फ्रेंड्स भी देख सकें और उनको भी अच्छा खासा ज्ञान मिल सके। धन्यवाद।